पहला सवाल मैं आपसे सियासी करने लगा हूं सर, इससे पहले कि मैं आपसे दिफाई मामलात पे बात करूं। हुकूमत ने जो आइन में कानून साजी की है, जो तरमीम लेकर आए हैं, उसके बाद उनकी नज़र में निज़ाम अदल बेहतर हो जाएगा। आप क्योंकि माशाल्लाह से इतना आपका एक्सपीरियंस है, आपने निज़ाम अदल को भी देखा है करीब से, क्या आपकी नज़र में ये कानून साजी अवाम के लिए की जा रही है और क्या इससे निज़ाम अदल बेहतर हो जाएगा? 20-50 साल धक्के अदालतों में नहीं खाने पड़ेंगे? ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब। एक्चुअली तो नीयत तो यही लगती है कि निज़ाम अदल बेहतर होना चाहिए, क्योंकि जितना लोड, जितना बोझ, जितना बैकलॉग अदलिया के ऊपर स्पेशली सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात का है, तो उसके लिए जजेस की तादाद में अगर इजाफा किया जाए और आईनी मामलात के लिए अलग बेंच बनाया जाए ताकि जो रिमेनिंग तादाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की है वो आवाम के मसाइल सुने। बहुत देर से सुप्रीम कोर्ट में तो आप सर, एक विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट, आप मेरे लिए बहुत मोहतरम है, पर आप जानते हैं सर, एक केस जो है वो लोअर जुडिशरी से होता 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 ऊपर जाता है सुप्रीम कोर्ट तक, तो जो नीचे 25 लाख केसेस हैं वो ज्यादा जरूरी सर, या 60,000 केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में है सर? मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट की हद तक भी जहां पर हजारों केसेस हैं वो अगर मैनेज हो जाए, मैनेज से मुराद है कि अवाम को इंसाफ पहुंचे, तो ग्रेजुअली ये सिलसिला नीचे की तरफ भी जाना चाहिए। इस हद तक मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि लो जुडिशरी में भी इस तरीके से जहां पर जजेस का तादाद ज्यादा करने की जरूरत है ज्यादा की जाए ताकि अवाम को इंसाफ मिल सके। सुप्रीम कोर्ट में इशू चूंकि बहुत सारे आईनी इश्यूज वहां पर आते हैं, आईनी मामलात और सियासी मामलात की वजह से जो अवाम के इश्यूज है, जो आम लोगों को इंसाफ मिलने का मामला है, वो इल्तवा में पड़ा रहता है, उसमें बहुत वक्त जाया होता है। उस हद तक तो आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे और ये अवामुन्नास की राय भी यही है कि आईनी मुकदमात के चूंकि वक्त जाया होता है, उनको प्रायोरिटी मिलती है, उनका तल्लक आम लोगों से नहीं होता। अगर उनको अलहदा किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा किया जाए तो उम्मीद रखी जा सकती है शायद बेहतरी आ जाए। सर, एंटी टेररिस्ट एक्ट में तरमीम के बाद बताया जा रहा है कि किसी भी शख्स को 3 महीने अपनी कस्टडी में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस शक की बुनियाद पर भी रख सकते हैं। क्या आपको लगता है सर कि इसकी जरूरत थी और इसके बाद जो है दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी? लोग तो वैसे ही सर गायब हो जाते हैं, इसकी क्या जरूरत थी आपकी नजर में? देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस में जुतोई साहब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इकदाम लेने पड़ते हैं। दुनिया के हर मुल्क में ऐसे होता है। पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी से मुतासिर होने वाला सबसे बड़ा मुल्क है और यहाँ पर हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से अदालतों में मुकदमा इल्तवा का शिकार होते हैं, सजाएं मिलने में इतनी देर होती है जिसकी वजह से दहशतगर्द भी उस तरीके से कानून के कटहरे में आके अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचते। तो इस तरह के इकदाम आपको गैर मामूली हालात में करने पड़ते हैं, हर मुल्क करता है, लेकिन बाज़ इस तरह के जो इकदाम होते हैं, जो इस तरह के कवानीन होते हैं, उसमें किसी हद तक गलत इस्तेमाल उनका भी होता है। ये डिफर करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो मुझे उम्मीद है कि इनका बिल्कुल सही इस्तेमाल होगा और वो लोग ही इसकी गिरफ्त में आएंगे जिनको एक्चुअली आना चाहिए, क्योंकि बहरहाल एक बहुत बड़ी तादाद इन दहशतगर्दों की है जो कानून के शिकंजे से बाहर रहती है। सर, क्या वजह है कि आपने पाकिस्तान के मौजूदा हालात को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस कहा? क्या इसकी वजह पीटीआई है, इमरान खान है, या फिर कुछ और है? तो मुझे बता दीजिए सर। जी, सबसे बड़ा रीजन तो यह है जो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे साबका फाटा के इलाके हैं उनमें जिस तरीके से दहशतगर्दों ने सरहद पार से पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग सी की सूरत हाल मुसल्लत की हुई है कुछ अरसे से, वैसे तो 2 दहाइयों से ज्यादा हो गया। रोजाना की तादाद पर जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग इनसे मुठभेड़ में रहते हैं, बहुत से लोग अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है। वो वॉर ऑन टेरर के बाद जो ड्रोन अटैक्स और खुद कुछ हमले हुए थे सर, वो भी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात थे। उस वक्त क्यों नहीं ये काम किए गए थे सर? ये तो उस वक्त की हुकूमत से पूछना चाहिए, करने चाहिए थे, बिल्कुल करने चाहिए थे। और आज जो कैजुअल्टीज हो रही हैं, आप देखिए कुछ अरसे से कितनी ज्यादा कैजुअल्टीज हो रही हैं और उसमें बहुत सारी सियासत भी इन्वॉल्व। इस तरह के इकदाम कोई मुस्तकिल नहीं होते, ये वक्ती होते हैं। हालात ठीक होंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि ये कानून साजी जो की गई है ये भी टाइम स्पेसिफिक और पर्सन स्पेसिफिक है। सर, सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी आज वक्त की जरूरत क्यों है? पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का, फौज का एक अपना किरदार शुरू से रहा है, उससे हम पहलू तही या उससे आंखें नहीं चुरा सकते। यहाँ पर सर्विसेज चीफ 11-11 साल तक भी रहे हैं, 6-6 साल तक भी रहे हैं, और अगर 5 साल तक उनकी मुद्दत मुलाजमत में
एक अरसा मुतय्यन कर दिया गया, और सिर्फ सरसरी चीफ का नहीं किया गया, चीफ जस्टिस का भी जो अर्जा मुलाजमत है वो भी 3 साल कर दिया गया है। इसलिए कि टेन्योर स्टेबिलिटी से उम्मीद की जानी चाहिए कि पॉलिसी साजी में, फैसला साजी में कोई बेहतरी आएगी। जो हर वक्त गैर यकीनी किसी सूरत हाल रहती है, अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं, उससे शायद किसी हद तक छुटकारा मिल जाए। वैसे ब्रिगेडियर साहब, जब भी एक्सटेंशन दिया गया पाकिस्तान की तारीख में, नॉर्मली एक्सटेंशन रिटायरमेंट के करीब ही आता था। इस दफा हमने देखा 1 साल पहले आ गया। आपकी नज़र में क्या वजह है कि आज कोई सियासी जमातें इजहार इख्तलाफ नहीं कर रही, प्रोटेस्ट नहीं कर रही इस फैसले पे? क्योंकि जब भी ऐसे फैसले आए हैं, बाजवा साहब को जब एक्सटेंशन मिली थी, PMLN ने भरपूर आवाज उठाई थी, लेकिन एटलीस्ट आवाज उठ रही थी। आजकल आवाज भी नहीं उठ रही। बाबर साहब, इसकी वजह क्या है? हिम्मत नहीं है किसी में आवाज उठाने की? मेरा ख्याल है पहले तो ये पर्सन स्पेसिफिक होती थी, चाहे जंग की गई या जंग बाजवा को दी गई, उससे पहले तो मार्शल लॉज थे। पहले सर एक बंदे के लिए थी, अब 3 बंदों के लिए सर कर दिया गया। पहले सर पर्सन स्पेसिफिक एक बंदे के लिए थी, अब 3 बंदों के लिए। नहीं, पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। ये सिर्फ ये नहीं कहा गया कि सिर्फ इन ऐसा 5 साल होगा, आइंदा आने वालों का भी 5 साल ही होगा। तो पर्सन स्पेसिफिक स्पेशली इनके लिए तो नहीं है। जहां तक आवाज के उठने का ताल्लुक है, क्योंकि हर दौर में कोई ना कोई राय रास्त, बिल वास्ता या बिला वास्ता इस तरह के एक्सटेंशन में माजी में रहा है, तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो बिल्कुल उसका दामन साफ है। सर पिछले थोड़ा वक्त पहले, पिछले साल ही, आई थिंक आज जनवरी दिसंबर की बात है, हमें याद है सर, हमारे एयर फोर्स के जो चीफ हैं, एयर चीफ, उनको एक्सटेंशन दी गई थी 1 साल के लिए। तो वो फॉर एग्जांपल एक एक्सटेंशन ले चुके हैं पिछले साल रिटायर होके, अब उनको ये दूसरी एक्सटेंशन मिल जाएगी 1 और साल की। एम आई राइट सर? ये एक्सटेंशन इस तरीके से मिलेगी, जब अरसा 5 साल कर दिया गया है तो वो ज़ाहिर उन्होंने 5 साल अभी पूरा करना होगा, और सबके लिए और उनके बाद आने वालों के लिए। वो तो पिछले साल ही रिटायर हो गए थे। उस कॉन्टेक्स्ट में आप ठीक कह रहे हैं, वो तो पिछले साल ही रिटायर हो गए थे सर। लेकिन पिछले साल एक्सटेंशन मिल गई ना जी, तो भी अरसा 5 साल तो करना पड़ेगा उनको। 4 इयर्स हो जाएंगे मार्च में, तो 1 साल उनको ज़ाहिर है इस एक्सटेंशन के बाद 1 साल और रह सकेंगे। ब्रिगेडियर साहब, आई स्टिल रिमेंबर जब हमने रिपोर्टिंग कर रहे थे, प्रोग्राम्स कर रहे थे जनरल बाजवा के एक्सटेंशन पे, तो एक नंबर सामने आया था। वो नंबर ये था कि 450 से ज्यादा प्रमोशंस मुतासर हुए थे उनके एक्सटेंशन से, जिसकी वजह से यकीनन एक सेंटिमेंट क्रिएट होता है। मेरा आपसे सवाल ये है कि अब जब, उस वक्त तो सिर्फ आर्मी चीफ की पोजीशन थी, अब जब तीनों चीफ्स की बात आ रही है, तो क्या 1000 से ज्यादा प्रमोशंस मुतासर होंगे ब्रिगेडियर बाबर? नहीं, ये कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक नहीं है, ये नंबर्स बिल्कुल ठीक नहीं है, ये स्पेकुलेशंस पे होते हैं। एक आर्मी चीफ या एक 4 स्टार को जो एक्सटेंशन मिलती है, उससे कुछ लोग उसी रैंक में या 3 स्टार में, 2 स्टार में तो किसी हद तक मुतासर आप कह सकते हैं, लेकिन 1000 या 6 या 500 वाली बात नहीं। बिकॉज नीचे जो प्रमोशंस होती हैं दूसरे रैंक्स की, वो इस तरीके से नहीं होती। लेकिन मैं उस कमिंग बैक टू योर अर्लियर क्वेश्चन, पहले लोगों को ये अंदाजा नहीं होता था, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टेन्योर जाके किसी को एक्सटेंशन मिलती थी। अब 41 से पता लग गया कि जो भी आएगा 5 इयर्स के लिए होगा। तो मेरा ख्याल जो अनसर्टेनिटी होती थी वो शायद अभी नहीं होगी, बिकॉज सबको पहले से जब पता है कि 5 इयर्स जो कैलकुलेशन होंगी उसी के मुताबिक होंगी, तो पहले से किसी हद तक ये सूरत है मेरे ख्याल में मुख्तलिफ है। सर, एक हमारे मुल्क की बड़ी लीडिंग सियासी शख्सियत है मौलाना फजल रहमान साहब। थोड़ा वक्त तो पहले यही कह रहे थे कि ये इस्टेब्लिशमेंट की पार्लियामेंट है, आज वो कह रहे हैं सिविलियन मार्शल लॉ है। आपकी नजर में उनका ये स्टेटमेंट कितना मेजर है, कितना बड़ा है, कितनी इंपॉर्टेंस रखता है? और ये टर्म यूज करना सिविलियन मार्शल लॉ, हाउ डू यू सी इट सर? हर कोई अपनी अपनी फायदे के मुताबिक इस तरह की टर्मिनोलॉजीज माजी में भी यूज करते रहे। मैं हमेशा कहता हूँ जो बेनिफिशरीज होते हैं वो खामोश होते हैं, जो बेनिफिशरीज डायरेक्ट नहीं होते इस तरह की बातें करते हैं। सियासत का हिस्सा है, हर कोई अपने अपने टाइम में किसी न किसी वाले से माजी में भी इकदाम करता रहा है। मेरा ख्याल इसको सियासत की तनाजुर में ही देखना चाहिए, और ज़ाहिर उनका हक है, उनका राइट है, किसी भी सियासतदान का हक है अपनी राय दे सकता है, देनी चाहिए भी। जो जिसको अच्छा समझते हैं उसकी हमायत करे, जिसको अच्छा नहीं समझते वो मुखालफत करेंगे। लेकिन आपकी नजर में मुल्क में हकीकी जमहूरियत है, मार्शल लॉ नहीं है? मार्शल लॉ डेफिनेटली नहीं है, मार्शल तो बिल्कुल नहीं है। मार्शल हम सबको पता नहीं है। मार्शल लॉ में जो बहुत सारी चीजें होती हैं, सबसे बड़ी बात है बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल होते हैं, पार्लियामेंट नहीं काम कर रही होती, सिविलियंस की जगह आपको फौजी हर जगह हुकूमत करते नजर आते हैं, वो नहीं है। जो अरेंजमेंट इस वक्त है कि जो फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, शुरू से पाकिस्तान के मारूजी हालात दूसरे निस्बत मुख्तलिफ है।